अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने यूजीसी नेट इकाई 6 के उपन्यासों को लेकर, जो हम केवल परीक्षा की दृष्टि से फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण है, उन चीजों को सटासट बिल्कुल समय न बर्बाद करते हुए देखेंगे। और आप लिखेंगे कम, सब बताएंगे ज्यादा, क्योंकि समय कम लगे, जिससे आपका भी समय कम बर्बाद हो। आप 2-3-4 बार वीडियो देख लोगे, आपको कुछ जरूरत नहीं है। आपको उसके संबंधित बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी जो पूछा जाता है एग्जाम में। एक समस्या खड़ी होगी कथन की। कथन चूंकि नहीं बताया जा सकता, किसी भी उपन्यास में सारे कथन नहीं बताए जा सकते, तो कथन के लिए मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो समय भी बहुत बर्बाद हो जाएगा। हम केवल बात करेंगे उसके वर्ण विषय की, उस उपन्यास के जो है महत्वपूर्ण किसी तथ्य की अगर है, और पात्र की। आइए प्रारंभ करते हैं। हम बता दें, ये एक वीडियो केवल 30 सितंबर को जो परीक्षा यूजीसी नेट हिंदी की प्रस्तावित है उसी के संदर्भ में है, उसी पर आधारित है, उसी को टारगेट करके बनाया जा रहा है। और इकाई 6 का उपन्यास मैराथन रिवीजन क्लास है। एक ही वीडियो में सब कुछ रिवीजन कर लेना है इस उपन्यास से संबंधित, अर्थात इस उपन्यास इकाई 6 में जितने उपन्यास 13 उपन्यास, 13 का रिवीजन। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं हम। देखिए, पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी शिक्षा, स्त्री शिक्षा को मतलब सुनिश्चित करके, टारगेट करके ये उपन्यास लिखा गया। देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी आती है 1870 में। जेठानी की कहानी 1800, इसका जो समय है प्रकाशन वर्ष 1870। लेखक इसके हैं पंडित गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त का जन्म 1936 में लुधियाना पंजाब में होता है। ठीक है, लुधियाना पंजाब में। ये उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में इसका समय है। पंडित गौरी दत्त इसके लेखक हैं। 1936 में इनका जन्म लुधियाना में होता है। उसके बाद इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण बात, ये हिंदी का पहला उपन्यास। देखते रहिए फटाफट। हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? इसे माना है डॉक्टर गोपाल राय एवं पुष्पलाल सिंह। गोपाल राय व पुष्पलाल सिंह। ठीक है, पुष्पलाल सिंह। एक बात पंडित गौरी दत्त के बारे में बता दें कि इन्होंने जो है नागरिक प्रचारी सभा मेरठ की स्थापना की थी, और ये नागरिक पत्रिका का संपादन करते थे। ठीक है, और हिंदी का पहला उपन्यास डॉक्टर गोपाल राय और पुष्पलाल सिंह इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। ये स्त्री शिक्षा पर आधारित है। स्त्री शिक्षा को ध्यान में रखकर लिखा गया है कि स्त्री को शिक्षा देना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो उपन्यास में पात्र रहती है आनंदी, वो पढ़ी लिखी समझदार रहती है, उसका परिवार बहुत अच्छा रहता है। ये स्त्री शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, हम फटाफट देखेंगे केवल रिवीजन के आधार पे और परीक्षा की दृष्टि से इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया गया। अच्छा, पात्र इसमें क्या है? पात्र देखो, पात्र इसमें सर्वसुख है। ये सर्वसुख हम ऐसे लिखते जाएंगे, बताते जाएंगे। सर्वसुख ये जो है मेरठ एक अग्रवाल बनिया परिवार का मुखिया रहता है। ठीक है, उसके बाद इसका बड़ा बेटा दौलत राम, ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं रहता है और पिता का हाथ बटाता है अपने के काम में, दौलत राम। उसके बाद इनका छोटा बेटा छोटे लाल पढ़ा लिखा रहता है, एक ऑफिस में काम करता है। ठीक है, उसके बाद इनका एक जो बड़ी बेटी थी पार्वती, उसकी शादी हो गई होती है। छोटी बेटी सुखदेई जो नागरी पढ़ने जाती है पड़ोस में। ठीक है, और उसके बाद ज्ञानो और आनंदी। ज्ञानो अनपढ़ रहती है, इनकी बहू रहती है किसकी? दौलत राम की। और छोटे की जो पत्नी है उसका नाम आनंदी है, जो पढ़ी लिखी है। ठीक है, और ये इनके पात्र हैं। उसके बाद इनके बच्चे हैं। पढ़ाई लिखाई पर ही केंद्रित है कि स्त्री को शिक्षा देना कितना इंपॉर्टेंट था। इसका वर्ण विषय ऐसे है कि ये अग्रवाल बनिया परिवार रहता है, जिसमें जो मतलब परिवार में रार होती है देवरानी जेठानी के बीच, जिसमें जो जेठानी है वो हमेशा जलती रहती है देवरानी से, और देवरानी जो है पढ़ी लिखी समझदार, वो बचती रहती है, हमेशा समझाती रहती है, उपदेशात्मक बातें करती रहती है।
और वो अपने परिवार को धीरे धीरे बहुत ऊंचाई पे ले जाती है, उनका परिवार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो पढ़ाई लिखाई का इसमें अंतर दिखाया गया है। जैसे ये जो है टटका और क्या क्या कहते हैं ओझाई पे, मतलब जो इसकी जेठानी रहती है ज्ञानो, उसे विश्वास रहता है, जबकि छोटी जो आनंदी रहती है वो पढ़ी लिखी है चूंकि, तो वो इन चीजों पे भरोसा नहीं करती है। ठीक है, इसके बारे में, और ये पहला उपन्यास है, गौरी दत्त है ये, और 1870 में आया है गोपाल राय ने, और इन्होंने पहला उपन्यास माना। इसमें कुछ बातें देख सकते हैं, जैसे ये 35 पृष्ठों में लिखा गया उपन्यास है। एक बात ये कि इसको देख लें कि 35 पृष्ठों पे लिखा, 35 पृष्ठों में लिखा गया है। ठीक है ये, और एक बात ये कि इसमें 500 प्रतियां इसकी पहली बार प्रकाशित हुई थी और 12 आने इसका मूल्य था, 12 रुपए, सॉरी 12 आने था, 500 प्रतियां थी इसमें। ठीक है, 500 प्रतियां थी और 12 आने इसका मूल्य था। 500 प्रतियां छपी, कहां छपी थी? मेरठ में छपी थी, मेरठ में जीआई छापे खाने में। ठीक है, मेरठ में छपी जीआई छापे खाने में, जीआई छापा खाना, और 500 प्रतियां छपी, 35 पृष्ठ, 500 प्रतियां। बस इसके बारे में इतना जानने की जरूरत है, और तो मुझे नहीं लगता। परीक्षा की दृष्टि से देखो, एक और बात देख लीजिए कि किस्सा गो शैली में लिखा गया है, किस्सा गो शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देवरानी जेठानी कहानी 1870 में आई, पंडित गौरीदत्त ने लिखा। पंडित गौरीदत्त का जन्म 1936 में हुआ लुधियाना में। हिंदी का पहला उपन्यास गोपाल राय और पुष्पलाल सिंह ने माना। स्त्री शिक्षा पर आधारित है। किस्सा गोई शैली का उपयोग किया गया है। इसमें पात्र सर्वसुख है। दौलत राम सर्वसुख एक अग्रवाल बनिया परिवार का मुखिया है। दौलत राम बड़ा बेटा है जो अनपढ़ है। छोटे लाल पढ़ा लिखा समझदार है और प्राइवेट कंपनी में काम करता है। पार्वती जो अनपढ़ वो बड़ी बेटी है जिसकी शादी हो गई है। सुखदेई इसकी भी शादी हो जाती है बाद में। ज्ञानो बड़ी बहू है और आनंदी छोटी बहू है। और उसके बाद छोटी ये पढ़ी लिखी रहती है आनंदी, और ज्ञानो जो है अनपढ़ रहती है। वो दोनों का अंतर इसमें दिखाया गया है, जो पढ़ के ही आपको समझ में आएगा। कथानक हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 500 प्रतियां छपी जिस जीआई छापे खाने मेरठ में। 35 पृष्ठों का इसमें 35 पृष्ठों का उपन्यास था। ये रहा उपन्यास। इसके बाद हम अगला उपन्यास देख रहे हैं, परीक्षा गुरु। ये आपके उपन्यास के लिए फटाफट रिवीजन हम देखेंगे, ठीक है, समय न बर्बाद करते हुए। अगला उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु भी किसी को शिक्षा, जैसे बिगड़े हुए इंसान को अगर अच्छा दोस्त मिल जाता है उस पर केंद्रित है। ठीक है, अगर दोस्त अच्छा मिल जाए तो परीक्षा गुरु श्री लाला निवास दास का, इसे सर्व प्रमाणिक रूप से हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, परीक्षा गुरु इसे प्रमाणिक रूप से प्रकाशन वर्ष 82, प्रकाशन वर्ष 1882। हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, आपको जिसको जैसे देखना है 2-3 बार देख लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष 1882। लेखक है इसके लाला श्री निवास दास। ठीक है, लाला श्री निवास दास। और लाला श्री निवास दास का जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी। यानी इन्होंने 32 वर्ष की अवस्था में ये उपन्यास लिख दिया था। ठीक है, और इसके बारे में क्या देखना है? यह उपन्यास मदन मोहन रईस, मदन मोहन के रईस से, मदन मोहन रईस रहता है तो रईस के पतन एवं सुधार की कहानी है। मेन यही बात है। देखो, इसमें एक बात ये रहती है कि इसमें जितने भी इसके गुरु रहे, चाहे चेला रहे, चाहे शिष्य रहे, चाहे मित्र रहे, जितने भी थे, सारे पात्र भी लिखते हैं, सब इसके चार टुकार स्वार्थी और इससे पैसा लूटने का काम करते थे। केवल एक सच्चाई था, सीमित था, जो वकील था ब्रज किशोर, पढ़ा लिखा और सबसे सभ्य इंसान था, जो इनकी मतलब पतन में बचाने की कोशिश करता है
और बाद में इनमें सुधार होता है और इनको अच्छा एक मित्र होना जरूरी है। तो जीवन में मित्र ना हो, अन्य ब्रज किशोर के जैसा हो तो हो, नहीं तो ना रहे एक भी, कि खाने और लूटने वाला ना रहे। इस कहानी का यही उद्देश्य है। मतलब इस कहानी में मूल ना उपन्यास की जो मूल संवेदना सुधार की है, इतना जान लीजिए, ये भी लिख लीजिए। जो उपन्यास की मूल संवेदना है वो सुधार की है। उपन्यास की मूल संवेदना सुधार की है, ये लिख लीजिए, बहुत बात महत्वपूर्ण है। संवेदना सुधार की है। इसमें पात्र अब देखना है हमको। देखो पात्र कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहिए, करिए, मैं मिटा रहा हूं। इसमें पात्र जो है, पहली बात तो जितने पात्र हैं लालची, यहां तक कि जो गुरु उसको पढ़ाने आता ना वो भी अवसरवादी स्वार्थी निकलता है। तो इसमें पात्र हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखो इसमें पात्र है, पहली बात तो मदन मोहन है, यही रईस रहता है। इसके पिता काफी जायदाद इसको छोड़ के जाते हैं और उसके बाद फिर जायदाद काफी छोड़ के जाते हैं और ये इसके साथ इसके कुछ चाटुकार अवसरवादी लोग आ जाते हैं। लेकिन इसका जो मित्र रहता है ब्रज किशोर, वो सच्चा हितैषी, ये याद रखिएगा कौन मित्र है जो मतलब पूछा भी जा सकता है, तो यही रहता है ब्रज किशोर, सच्चा व हितैषी मित्र है ये। ठीक है, इसी को जानना है बस, बाकी सबको एक श्रेणी में रखिए। किसमें? चाटुकारों में। जैसे चुन्नीलाल, ये मुंशी रहता था, मुंशी चुन्नीलाल, जो इसको बर्बाद करके रख देता है, चुन्नीलाल हो गए। उसके बाद ये हो गए जो है शंभु दयाल हो गए, पुरुषोत्तम हो गए। ठीक है, शंभु दयाल हो गए, पुरुषोत्तम हो गए, ये सब इसको पढ़ाने आते थे। और पुरुषोत्तम, ठीक है, चुन्नीलाल हो गए, शंभु दयाल हो गए, पुरुषोत्तम हो गए, बैजनाथ है, हरकिशोर हैं, ब्रजनाथ हरकिशोर, ये इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। ब्रजनाथ और हरकिशोर, तो ये इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। मुख्यतः इसका जो मुख्य फोकस है समाज में जो रईस बच्चे बिगड़ जाते हैं उनको केंद्रित करना है और अच्छी संगत में रहना है। इसीलिए बुद्ध जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि हमें हमेशा मित्र चुन के रखना चाहिए, क्योंकि मित्रता होने के बाद हमारे अंदर सुधार की गुंजाइश कम बनती है। जो उनके अंदर रहेगा, मतलब जो अगर अच्छे मित्र हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा और गंदे मित्र हैं तो गंदा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने इस उपन्यास से क्या सीखा कि 1882 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ, परीक्षा गुरु। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास, जिसका जन्म मथुरा में 1850 में हुआ। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं? मदन मोहन, ब्रज किशोर, मुंशीलाल, चुन्नीलाल, शंभु दयाल, पुरुषोत्तम, ब्रजनाथ, हरकिशोर। सच्चा हितैषी कौन सा मित्र है? सच्चा हितैषी मित्र है ये सुपर मोस्ट में, इसको रखिए भाई, एकदम सुपर मोस्ट ब्रज किशोर को, इससे ज्यादा मोस्ट कुछ नहीं है। मदन मोहन भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मदन मोहन तो मानिए पात्र है, नायक है मुख्य, उसके बाद इनका ब्रज किशोर सुपर मोस्ट है। उधर जैसे हम देखें आनंदी उसमें सुपर मोस्ट है, क्योंकि सबसे पढ़ी लिखी रहती, वही परिवार का संचालन करती है। अब हम इस उपन्यास के बारे में और क्या देखें, और ये देखें कि ये सुधारवादी, मूल संवेदना इसका सुधार का है। और जो है इसमें जो रईस रहता है मदन मोहन, उसके सुधार, पहले पतन की फिर उसके सुधार की कहानी है। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लिखते हैं अगला उपन्यास, गोदान। गोदान 1936 में आया, प्रेमचंद का उपन्यास है। और गोदान 36 में आया। ये उपन्यास ऐसा था ना कि जब गांधी से विरक्ति हो गई थी प्रेमचंद जी की। तो स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए अगला देखते हैं हम, गोदान 1936 में आया, इनका अंतिम उपन्यास है। और इस उपन्यास में आते आते जो बात बार बार कही जाती है इनके बारे में, जो सबसे प्रासंगिक है, वो ये है कि ये आदर्शोन्मुख विचारधारा से यथार्थोन्मुख आदर्शवाद की तरफ आ जाते हैं। पहले आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था, जो आदर्श में हो ये यथार्थ दिखाते थे। फिर बाद में कहा गए जो यथार्थ हो उस आदर्श को प्रस्तुत करने लगे। यथार्थोन्मुख आदर्शवाद और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यही अंतर है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अगला उपन्यास जो है गोदान। गोदान 1936 में आया। किसका है? 36 में आया। ये 36 है, सुपर मोस्ट उपन्यास है। इसमें जो है पहली बात तो गोदान सब बहुत प्रचर्चित है, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो बहुत ज्यादा कितना बताएंगे, हम थोड़ा बहुत चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। गोदान 1936 में आया। इसके जो लेखक हैं कौन है? प्रेमचंद है। और प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 में हुआ। ठीक है,
लमही में, बनारस में। और इसके बाद ये किसक जीवन का ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो वो किसक जीवन की महागाथा कहा जाता है इसे, किसक जीवन की महागाथा। ठीक है, इसमें किसान जो होरी रहता है उससे जीवन से संबंधित रचना है। और इसमें किसक से ये जब ये लिखना है तो ये वाला रहेगा, किसक जीवन से संबंधित ये महागाथा इसे कहा जाता है। इसमें होरी, इसमें दो बात, एक ये कि ये नगरीय व ग्रामीण दो जीवन की कहानी है। ठीक है, नगरीय जीवन में जहां राय साहब, ठीक है, पात्र भी देखते चलिए, जहां राय साहब, मिस मालती, ठीक है, मिस मालती, मिस्टर खन्ना है ना, प्रोफेसर मेहता, ऐसे पात्र मिलते हैं। ठीक है, वही ग्रामीण क्षेत्र में होरी है, ठीक है, धनिया है, उसका लड़का गोबर है, ठीक है, सिलिया है, ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जो गांव में मिलते जाएंगे हमको। ठीक है, भोला है, शोभा है, हीरा है, भोला है, शोभा है, हीरा है, ऐसे पात्र हमको गांव में मिलते जाएंगे। और इनकी दो लड़की है, सोना और रूपा, होरी की लड़की सोना और रूपा, इनकी दो लड़कियां रहती हैं। ठीक है, गोबर लड़का रहता है, गोबर भी इन्हीं का लड़का है, जिसकी चर्चा हम नीचे कर लिए हैं। तो ये ग्रामीण और नगरीय दो जीवन में बटा हुआ उपन्यास है। ठीक है, इसमें उसके बाद एक पात्र जो है इसमें हीरा भी रहता है, ये लिखिए ना, ये महत्वपूर्ण। अब यहां समझिए, ये राय साहब, ये इस तरह के पात्र जो है गांव में बसे हैं, शहर में बसे हैं, और ग्रामीण शहर में ये जीवन, ये जहां अमीर हैं, इनके खाने का मतलब पीने के लिए पार्टी बड़े होते, यही यहाँ इनके खाने के लिए नहीं है, यानी इनको गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और जो गाय खरीद लेता है एक बार, उसको पैसे चुकाते चुकाते जो है इनको गोदान करने में ही इनके जीवन होरी का खत्म हो जाता है। इस उपन्यास में कई बातें महत्वपूर्ण और भी हैं, जैसे इसमें कृषक का शोषण दिखाया गया है। ठीक है, कृषक का शोषण कैसे किया जाता है, होरी का शोषण किस तरह, उसको गाय खरीदवा के किया जाता है। उसके बाद इस रचना से गांधीवाद का मोह भंग हो गया था, गांधीवाद का मोह भंग इसमें हुआ था, मतलब यहां तक आते आते गांधीवाद से मोह भंग हो गया था। साफ साफ जो इस उपन्यास में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये बात हम कर ही आए कि इसमें जो है यथार्थोन्मुख से और आदर्शोन्मुख से यथार्थोन्मुख पे आ गए थे, यथार्थोन्मुख। ठीक है, ये आदर्शवाद की तरफ, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद है, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद की तरफ आ गए। एक दो तीन बात और देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया। क्या कि इसमें ना पहली बात क्या लिव इन रिलेशन की चर्चा होती है। एक बार ये एग्जाम में पूछा गया, लिव इन रिलेशन और रिलेशन दिखाया गया है। ठीक है, किसमें दिखाया गया है, जो इनके शहरीय पात्र हैं उसमें दिखाया गया, बिना शादी के रहते हैं साथ में। और इसमें एक और बात, स्वराज की बात, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय 36 का दौर था, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गांधी से मोह भंग हुआ था इनका, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवाद नहीं छोड़ा। इसमें भी गोबंदी, धनिया जो है स्वराज की बात करती है। स्वराज की बात कौन करता है, ये पूछा डायरेक्ट जाएगा, अगर पूछा जाएगा स्वराज की बात कौन करता है, धनिया करती है। ठीक है, धनिया किसकी बात करती है, स्वराज की बात करती है। और देखिए इसमें दो गांव का वर्णन है, कौन सा, सेमरी और बेलारी, दो गांव वर्णन है। कौन कौन सा गांव, सेमरी और बेलारी, दो तरह के दो गांव का वर्णन है। दो गांव कौन से हैं, सेमरी और बेलारी। और कौन सी बात आ गई इसके बारे में, और आप जानते हैं कि गोदान के बारे में जितना भी पढ़ा जाए कम है, और गोदान को उपन्यास पढ़ने के बाद एक बार में भी सारी बात ग्रहण नहीं की जाती। तो यहाँ परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा समझाना संभव नहीं, क्योंकि बहुत शार्ट में हम ये वीडियो डालना चाहते हैं। तो ये हो गए गोदान से संबंधित प्रेमचंद की महत्वपूर्ण बातें।
और कुछ जो बचेगा तो उसको हम जब कोर्स के बारे में हम स्पेशल गोदान लेके आएंगे तो इसको 1 2 4 5 घंटे 5 घंटे से कम का वीडियो अगर सही से बनाया जाए तो नहीं बन पाएगा। एक चीज और देखिए, इस संपूर्ण उपन्यास में 36 खंड है। ठीक है, इसके कितने खंड हैं? 36 खंड हैं संपूर्ण उपन्यास में। ठीक है, 36 खंड हैं और बस हमें यही जानना है। अब अगला हम उपन्यास देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट कीजिए। और अब हम अगला उपन्यास देखेंगे अज्ञे की शेखर एक जीवनी। तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम अगला उपन्यास देखेंगे शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, एक 40 या 41, कुछ लोग 40 मानते हैं और कुछ लोग 41 मानते हैं, और दूसरा भाग आता है 44 में। शेखर एक जीवनी, यह उपन्यास 2 भागों में है। पहला भाग जो है भाग 1, इसको कुछ लोग 1940 भी मानते हैं, 41 भी मानते हैं, तो आप दोनों समझ के रखिए, 1940 और 41 भी। दूसरा भाग 2, ये 1944 में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1944। ठीक है, लेखक हैं अज्ञे, और इनका जन्म 1911 में कुशीनगर, और कुशीनगर कुछ जगह मिलता है, कुशीनगर मैं बता रहा हूं, वो देवरिया भी मिलता है। ठीक है, दरअसल इनके जन्म के बारे में एक बात ये जानने की आवश्यकता है कि इनका पूरा नाम तो आप जानते होंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद इनका नाम था, हीरानंद इनके पिता का नाम था, वात्स्यायन इनका गोत्र था। अज्ञे के पीछे की कहानी है, छोटी सी कहानी ये है कि जब ये जेल में थे तो उसी दौरान इनकी एक कहानी जाती है प्रेमचंद के पास छपने, डाक के माध्यम से पहुंचती है, और उस कहानी को जैनेन्द्र लेके पहुंचते हैं, जैनेन्द्र मतलब रिसीव करते हैं और पहुंचते हैं प्रेमचंद के पास। कुछ बताया रहता है डाक, लेकिन वो भूल जाते हैं। फिर उनके पास पहुंचते तो बोलते हैं कहानी आई है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें मतलब लेखक का नाम नहीं है। अच्छा, नाम के बारे में फिर कहते हैं कुछ अज्ञे सा नाम, क्यों नहीं इसे हम अज्ञात के नाम से छाप दें। ये बात जैनेन्द्र कहते हैं प्रेमचंद से, तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि हम क्यों ना इसे अज्ञे के नाम से ही क्यों नहीं, अज्ञात के नाम से क्यों। तो वहीं से इनका साहित्यिक नाम अज्ञे पड़ गया, वहीं से फिर निरंतर साहित्य में अज्ञे प्रयोग होता रहा। इनका जन्म कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर क्या है कि जो हीरानंद जी थे वो एक पुरातत्ववेत्ता थे, मतलब खोज करते थे। तो महात्मा बुद्ध की जो निर्वाण स्थली है कुशीनगर, वहीं पर उनका शोध कार्य चल रहा था। 1911 में कोई घर महल होटल तो थे नहीं, तो वहां एक तंबू में रहा करते थे, वहीं पे इनका जन्म होता है कुशीनगर में। ये इनके जन्म के बारे में छोटी सी कथा थी। तो इनका जन्म शेखर एक जीवनी 2 भागों में है। पहला भाग सिलेबस में ही है यूजीसी, लेकिन हम दोनों को मुद्दा रूप से देखेंगे। तो भाग 1 1940-44 में है, भाग 2 1944 में है, भाग 1 1941 में, और 40 दोनों माना जाता है, क्योंकि कई मिलते हैं तो दोनों ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अच्छा, ये कहानी के बारे में एक बात ये कि ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई। ठीक है, फ्लैशबैक शैली में लिखा उपन्यास है ये, फ्लैशबैक शैली। ठीक है, फ्लैशबैक शैली वो उपन्यास है। इस कथा के बारे में ये जाने कि जैसे कोई बात है, हम जैसे बाहुबली मूवी है तो पहला पार्ट मुख्य है, मतलब सामान्य, उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है फ्लैशबैक शैली में आधी मूवी रहती है, मतलब पीछे उसके बाहुबली कहानी बताई जाती, तो वही है फ्लैशबैक शैली। जब हम अपनी बात कर रहे हैं फिर अचानक ख्यालों में चले जाते हैं, वहां बात बताने लगते हैं, तो वह है फ्लैशबैक शैली। अब फ्लैशबैक शैली, उसके बाद हम क्या देखें, इसमें काम, अहम और भय, ये प्रयोगवाद में सामान्यतः आपको सब में देखने को मिलेगा, और इनकी तो विशेषता रही है, काम, अहम और भय। ये इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता। यही पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में काम, अहम और भय मिलता है। ठीक है, एक बात और, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है,
और शेखर जो है वो एक क्रांतिकारी पात्र है इसमें। शेखर क्या है, शेखर हमेशा अपने द्वंद्व में लड़ा रहता है। कैसे? जैसे वो जीवन में कुछ सुनिश्चित नहीं कर पाता। इस उपन्यास की कहानी की उपज ही अज्ञे जी जब जेल में थे तभी करते हैं, भूमिका में लिखते हैं कि इसकी जो उपज है वो उनके जेल के दौरान ही हुई थी। वहीं पर इन्होंने इस कहानी की अपने मतलब विचार में मंथन किया कि ऐसा कुछ हो सकता है, वहीं से इस कहानी की उपज होती है। उसके बाद इसे लिखते हैं। शेखर एक जीवनी, बहुत लोग मानते हैं कहीं ना कहीं ये अज्ञे का व्यक्तित्व ही शेखर है, लेकिन इसकी वो खंडन करते हैं, ऐसी बात नहीं मानते कि ऐसा मेरा जीवन है, इस बारे में खुद खंडन करते हैं। लेकिन बहुत सारे समीक्षक मानते हैं कि शेखर कोई और नहीं, अज्ञे ही हैं। और ये शेखर की क्या थोड़ा बड़े विषय देख लेते हैं। ये शुरू से ही मतलब बहुत भटका हुआ व्यक्ति रहता है, पात्र रहता है, और जीवन में और जो है स्त्री जैसी चीजों से जो है मतलब क्या कहते हैं, आकर्षित रहता है। मतलब जैसे स्त्री पात्र कहीं भी आए हैं तो उनसे हमेशा आकर्षित रहा है। और चीजें कहना स्त्री के लिए ठीक नहीं है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन स्त्री पात्र जहां आए हैं उनके लिए यहाँ आकर्षण रहा है। वो अपनी माँ को छोड़ के लगभग जो बहनें रही हैं, जो उनकी नौकरानी रही है, उनकी दोस्त रही है पढ़ने वाली, लगभग सबसे आकर्षित दिखा है। तो ये इसका रहा है। और हमेशा द्वंद्व के साथ लड़ते हुए अपने जीवन के कुछ करने ना करने, और इसके प्रश्न भी बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग के थे। जैसे कि उपन्यास में वो पूछता है अपने माँ से कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो बाद में उसके पिता डांटते हैं, फिर घर छोड़ के भाग जाता है। फिर वो पढ़ने में भी कॉलेज में, और उसके बाद जो भी इनके शारदा है, शशि है, सरस्वती है, सबसे किसी अच्छा एक सबसे बड़ी विशेषता या कमी ये कि कुछ दिन किसी के साथ रहता था, उसके बाद उससे किसी न कारण से नाराज होकर दूर हो जाता था। इसी तरह सारे पात्र, चाहे शारदा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे शशि हो, सबसे इसी तरह देखा जाता है। तो ये उपन्यास है। अब आगे हम देखते हैं। शेखर एक क्रांतिकारी युवक था, ये भी देख लेना जरूरी है। शेखर क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी इसलिए कि झुकता नहीं है किसी चीज में, मतलब सब जो करता है अपनी जिद पे, है ना। क्रांतिकारी युवक है शेखर। और मनोवैज्ञानिक उपन्यास की चर्चा करने चले हैं। ये सुपर मोस्ट इसमें से बात है, इसको सुपर मोस्ट में रखिए। काम, अहम और भय, ये उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी हम देखेंगे इसके पात्र और इसके जो है क्या कहते हैं, पात्र ही देख लेते हैं। जैसे पात्र इसके कौन कौन से हैं। जैसे पहले तो शेखर हो गया एक नंबर पे, फिर शेखर के बाद कौन सी हुई, सरस्वती हो गई, ठीक है, दूसरे नंबर पे। सरस्वती के बाद तीसरे नंबर पे मान लीजिए पात्र में विद्यावती हो गई। विद्यावती इसकी माँ रहती है, ठीक है, माँ समझ लीजिए, और ये चचेरी बहन रहती है। आगे फिर हम एक और पात्र शशि है। पात्र तो बहुत हैं, शशि है, और उसके बाद अगले नंबर पे शारदा है, जिनिया है, अत्रि है, हरिदत्त है, जिनिया है, अत्रि है, हरिदत्त है। इस तरह से इसमें पात्र है। एक फूला भी मिलती है, फूला पात्र। तो इस उपन्यास की ये विशेषता है कि यह काम, अहम और भय को लेकर चलता है, और स्त्री पात्र जहां आते हैं ये उपन्यास वहीं पर आकर्षित होता है उससे। और ज्यादातर ये हर जगह ये इसके अंदर समस्या रही है। और ये उपन्यास इतना कठिन और महत्वपूर्ण है कि इसको लगभग हर युवक को पढ़ना चाहिए, खास करके युवा को, और चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको ये उपन्यास एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, जो हमें लगता है भटकने से प्रेरणा देगा कि बचेंगे हम लोग। तो आइए इसको हम देखते हैं, और इसके बाद हम इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम इसके बाद देखते हैं अगला, इसके जो भाग हैं प्रथम और द्वितीय भाग, उसका देख लेते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर हम मिटाते हैं इसे। इसके दो भाग हैं। एक भाग का नाम है
संघर्ष द्वितीय है और प्रथम है उत्थान। जो 41 में आया वो उत्थान है और जो 44 में आया वो है संघर्ष। तो इसके भाग 1 और भाग 2 को देख लेते हैं। भाग 1 कौन सा? उत्थान। ठीक है, भाग 1 उत्थान। और इसमें इसके भी 4 भाग हैं। कौन कौन से? ऊषा और ईश्वर। ठीक है। दूसरा बीज और अंकुर, बीज और अंकुर। तीसरा है प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष। चौथा है पुरुष और परिस्थिति, पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, ये 4 इसके भाग हैं। और उसके बाद इसके जो भाग 2 है, भाग 2, इसका नाम है संघर्ष। ठीक है, इसका जो भाग 2 है उसका नाम है संघर्ष। और इसमें पहला भाग है पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, पहला भाग कौन सा है? पुरुष और परिस्थिति। दूसरा भाग है बंधन और जिज्ञासा, बंधन और जिज्ञासा, ये दूसरा भाग है। और तीसरा भाग है शशि और शेखर। शशि और शेखर, ये तीसरा भाग है, शशि और शेखर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। और इसके चौथे में धागे, धागे है। और कौन सा है? पहिया और गुंजर। गुंजर ने गुंजर है। ठीक है, तो ये चौथा भाग हो गया। धागे रस्सियां हैं, सॉरी रस्सियां। उसमें क्या है कि उसमें पहिया वाला, तो उसमें धर्मवीर भारती वाले में तो ठीक है। रस्सियां, ठीक है, रस्सियां। तो ये हो गया इसका धागे, रस्सियां और गुंजर, ये इसके पात्र हो गए। ये इसके पात्र हमने देख लिया। अभी तक हमने देखा कि ये उपन्यास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमने देखा कि शेखर एक जूनी भाग उपन्यास जो 2 भागों में आया, 40 और 41 में प्रथम भाग, द्वितीय भाग जो है 1944 में फ्लैशबैक शैली पर लिखा गया है। अज्ञेय लेखक हैं शेखर, सरस्वती, विद्या, शशि, जिनिया, अत्रि, हरिदत्त और शारदा, फूला, ये सब पात्र हैं, है ना। और मैंने जैसा कि देखा कि भाग 1 में उत्थान, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति, ये 4 प्रथम भाग उत्थान में है। भाग 2 में संघर्ष, पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे और रस्सिया, गुंजर, ये इसके मतलब इसमें जो 2 भाग हैं उसके 4 भाग हैं, दूसरे भाग का 4 भाग। ठीक है, अब हम ये स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं उपन्यास अगला, और उसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला उपन्यास हम देख रहे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, जो 1946 में आया। और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 में बलिया में होता है। ठीक है,
ये 7वीं शताब्दी पर केंद्रित उपन्यास है जो श्रीहर्ष का समय रहता है। तो आइए ये देखते हैं। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा। बाण का जो मुख्य नाम रहता है जानते हैं आप, इनको जो है इन्होंने दक्ष बताया है। बाणभट्ट का मूल नाम क्या था? दक्ष। मूल नाम इसमें इन्होंने बताया है। तो हजारी जी ने इसका समय 1946। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब हुआ? 1907 में। ठीक है, कहां होता है? बलिया में। ये भी जान लीजिए, इनका जन्म 1907 में बलिया में हुआ। ठीक है, और इसके बारे में बहुत सारी बातें, जैसे इसके 3 भाग हुए। 3 भाग। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? कथामुख। ठीक है, पहला भाग कौन सा है? कथामुख। फिर उसके बाद मूल कथा, कथामुख, मूल कथा, और तीसरा भाग है उपसंहार। ठीक है, इसके 3 भाग हैं, कथामुख, मूल कथा और उपसंहार। ये जानते हैं 7वीं सदी पर आधारित है, जो श्रीहर्ष का समय रहता है। ठीक है, ये 7वीं सदी पर आधारित उपन्यास है। और इसमें जानने वाली इसकी बात यह है कि रामचंद्र तिवारी ने इसे स्वच्छंदतावादी उपन्यास कहा। स्वच्छंदतावादी उपन्यास किसने कहा? रामचंद्र तिवारी ने। रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा? स्वच्छंदतावादी उपन्यास। और क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास किसने कहा? पूछा भी जा चुका है। तो इसे क्लासिकल एक और बात कि क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास किसने कहा? तो क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास इसे कहा बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने। ठीक है, किसने कहा? बच्चन सिंह ने। क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास बच्चन सिंह ने कहा। स्वच्छंदतावादी उपन्यास रामचंद्र तिवारी ने कहा। 7वीं सदी पर यह पूछा जा चुका है यूजीसी में कब आधारित है। ठीक है, और आधारित है श्रीहर्ष। श्रीहर्ष का समय रहता है। श्रीहर्ष आश्रयदाता भी हैं। ठीक है, आश्रयदाता भी हैं किसके? बाणभट्ट के। और बाणभट्ट का समय ये 7वीं शताब्दी। ये पूछा भी जा चुका है। अच्छा, इसमें बहुत सारे पात्र काल्पनिक हैं, ऐतिहासिक भी हैं। ये तो आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी में विशेषता रही है। ठीक है, तो जैसे आगे हम इसको ये देख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसके पात्र देख लेते हैं। ठीक है, पात्र में कौन कौन से हैं? जैसे बाणभट्ट के बाद इसमें पात्र आते हैं, जैसे निपुणिका है। निपुणिका। ठीक है, भट्ट। और निपुणिका जो है भट्टिनी रहती, भट्टिनी भी एक रहती है। भट्टिनी का नाम नयनतारा रहता है। ठीक है, भट्टिनी। और भट्टिनी का नाम क्या रहता है? नयनतारा। और उसके बाद एक पात्र और रहता है, हर्ष भी है। जैसे एक तारा तो जैसे महामाया भी है। ये सब काल्पनिक हैं। सुचरिता भी है, ये सब काल्पनिक है। ये बाणभट्ट ऐतिहासिक है। उसके बाद ऐतिहासिक पात्रों में देखें, ऐतिहासिक में जैसे कि छठवा है
जैसे हर्ष हो गए, हर्ष आश्रयदाता थे बाणभट्ट के। और उसके बाद अगला है कृष्णवर्धन हो गए, कृष्णवर्धन, ठीक है। फिर अगले नंबर पे विग्रह वर्मा हो गए, विग्रह वर्मा। और फिर एक और पात्र हो गए, मानिए यहाँ पे हम देख लेते हैं विग्रह वर्मा। तो अघोर भैरव, अघोर भैरव, अघोर भैरव की जो एक बहुत बढ़िया उक्ति है। अघोर भैरव कहते हैं कि सत्य के लिए किसी से ना डरें, गुरु से भी नहीं। सत्य के लिए किसी से ना डरें, इसको लिख ही देते हैं, या तो गुरु से भी नहीं, सत्य के, अभी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि सत्य के लिए किसी से ना डरें, गुरु से भी नहीं, सत्य से किसी से ना डरना, गुरु से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। ये अघोर का एक उक्ति है, अघोर भैरव का, जो पूछा जा चुका है। कहाँ पूछा जा चुका है? यूजीसी में, ठीक है। नहीं, ये यूजीसी में नहीं पूछा गया, ये हायर में पूछा गया, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि जो है सत्य के लिए किसी से ना डरना, गुरु से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं दो तीन बहुत बढ़िया बढ़िया कथन, ठीक है, क्योंकि इससे कई कथन पूछे जा चुके हैं यूजीसी में। बाणभट्ट के दो तीन कथन बहुत अच्छे हैं, जैसे कि स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरियां कलुषित नहीं होती, और सरस्वती के बीच वास करने से, चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। ये बात कई बार पूछी भी जा चुकी है, ये उक्ति। तो अगला हम देख रहे हैं इनके बारे में कथन। ये उपन्यास मूल रूप से बाणभट्ट के जीवन के बारे में ही शुरू से, भले ही आत्मकथा है लेकिन एक प्रकार से जीवनी का रूप है। और इसमें सब बाणभट्ट के शुरू से लेकर अंत तक की कहानी वर्णित है, जो ऐतिहासिक है और काल्पनिक भी है, उसमें सच से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए हम देखते हैं इनके कथन। जैसे बाणभट्ट के दो कथन है बहुत महत्वपूर्ण, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट। और इनका कथन है कि मैं स्त्री को देव शरीर, मैं स्त्री को देव शरीर के समान मैं स्त्री को देव शरीर के समान पवित्र पाता हूं, ठीक है, पवित्र मानता हूं, पवित्र मानता हूं। मैं स्त्री को देव शरीर के समान पवित्र मानता हूं। एक तो ये हो गया इनकी, और एक दूसरा है कि स्यारों के, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि स्यारों के स्पर्श से, स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी या सिंह किशोरियां कलुषित नहीं होती, सिंह किशोरियां कलुषित नहीं होती। और चरित्रहीनों के बीच वास करने से वास करने मतलब रहने से, करने से, चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती, सरस्वती कलंकित नहीं होती, ठीक है। ये दो बातें किसकी हो गई? बाणभट्ट की। एक अघोर भैरव की कहानी बहुत बढ़िया, ये भी पंक्ति है, अघोर भैरव। और ये कहता है कि सत्य के लिए किसी से न डरना,
सत्य के लिए किसी से ना डरना, सत्य के लिए किसी से ना डरना, गुरु से भी नहीं, सत्य के लिए किसी से ना डरना, गुरु से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। ठीक है, ये इनके बारे में है और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो हो गया होगा। तो हम अगला उपन्यास देख रहे हैं मानस का हंस। देखिए मानस का हंस मुख्य, ये तुलसीदास जी पे लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये आत्मपरक है, एकदम उनकी जीवनी जैसी। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछा भी जाता है क्योंकि अमृतलाल नागर जी ने इन पर ही नहीं, सूर पर जी खंजन नयन लिखे हैं। ठीक है, तो ये जीवनी परक एक उपन्यास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारी नई चीजें मिलती हैं। जैसे हमें कहीं पे इनके पुत्र का नाम नहीं मिलता है कि पुत्र कौन था, तारापति। इसमें मिलता है कि तुलसीदास का एक पुत्र था जिसका नाम था तारापति। तो आइए हम अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस के हंस को देखते हैं। ठीक है, मानस का हंस। और मानस का हंस आता है कब? 1972 में। कब आता है? 1972 में। और लेखक कौन है? लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर कई उपन्यास लिखे इन्होंने, जिसमें से एक उपन्यास इनका कौन सा है? खंजन नयन भी है, जो सूरदास जी के उस पे आधारित है। ठीक है, उनकी वो भी जीवनी परक है, सूरदास जी पर आधारित है। तो खंजन नयन हो गया उनका और मानस का हंस हो गया तुलसीदास जी का। अमृतलाल नागर, इनका जन्म 1916 में आगरा में हुआ था। ठीक है, आगरा। अब हम इतना तो लेखक के बारे में जान गए कि 1972 में आया, लेखक ने 1972 में मानस का हंस लिखा। अमृतलाल नागर लेखक हैं, 1916 में इनका जन्म आगरा में हुआ। अब देखिए शैली इसकी, देखिए कौन सी है? विशिष्ट लखनवी। विशिष्ट लखनवी शैली पे लिखा गया है। ठीक है, इसके विशिष्ट लखनवी शैली पे लिखा गया। और क्या? इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? दो भाग। ठीक है, जानना चाहिए। प्रथम भाग में क्या है यहां से देखते हैं। प्रथम भाग क्या है? ऐतिहासिक है, पूर्णतया ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक भाग। ठीक है, प्रथम भाग क्या है? ऐतिहासिक है। और द्वितीय भाग एक सेकेंड, द्वितीय भाग अर्ध ऐतिहासिक और जनश्रुति के आधार पर है। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक क्या है? अर्ध ऐतिहासिक मतलब आधा ऐतिहासिक है, आधा कुछ काल्पनिक है, या काल्पनिक भी नहीं कह सकते, जनश्रुति के आधार पर है। तो अर्ध ऐतिहासिक व जनश्रुति। ठीक है, जनश्रुति पर आधारित। अगर काल्पनिक कह देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके लिखने में जीवनी परक उपन्यास जो होता है उन पे रेफरेंस चाहिए। आप कुछ भी अपने तरफ से नहीं जोड़ सकते, मतलब वो बाण भट्ट की आत्मकथा की तरह नहीं लिखा गया है, बल्कि इसे बेनी माधव के जो गोसाई चरित्र है, मूल गोसाई चरित्र, उससे भी रेफरेंस रखा गया है। तो ये अमृतलाल नागर का उपन्यास 1872 में आया, 1916 में अमृतलाल नागर का जन्म होता है, विशिष्ट लखनवी शैली में लिखा गया। ठीक है, और इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग ऐतिहासिक है और द्वितीय भाग जो है अर्ध ऐतिहासिक और जनश्रुति पर आधारित है। ठीक है, और इसमें केंद्रीय स्थान क्या है देख लीजिए, मुख्य स्थल जिनकी चर्चा है। ठीक है, तो मुख्य स्थल 3 है। कौन सा? पहला विक्रमपुर। कौन सा स्थल है पहला? विक्रमपुर। दूसरा स्थल कौन सा है? अयोध्या। देखो अयोध्या से राम और इनका जो है, आप जानते हैं कि ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? सरयू पारिण। तो इनका संबंध अयोध्या के आसपास के क्षेत्र से इनके पूर्वजों का होना, ये सारे मूल गोसाई चरित्र में भी माना जाता है और अन्य भी रेफरेंस में जो राम गुलाम द्विवेदी है उनका भी माना जाता है। तो इनका पहला जो है ये
ऐसे कर लीजिए इसका इधर विक्रमपुर, दूसरा स्थान अयोध्या और तीसरा स्थान काशी, क्योंकि काशी में काफी समय रहे, ठीक है, तो इनका काशी से ये तीन इनके तीन मुख्य स्थान है, ये पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिए, विक्रमपुर, अयोध्या और काशी, ठीक है। अब एक बात जो सबसे सुपर मोस्ट है, जो यूजीसी में पूछी गई, क्या ये कि इसके बीच में राम काम का द्वंद्व, मतलब पहले आप एक छोटी सी बात समझिए, अयोध्या तो आने से पहले ही देख लीजिए, जब इनका जन्म हुआ इनको कौन मिले, नरहरि दास मिले। नरहरि दास इनको ले गए, शिक्षा दीक्षा से सनातन से इन्होंने जो है व्याकरण और धर्म ग्रंथ पढ़े, धर्म की शिक्षा जो है उन्होंने नरहरि दास से ली। अब शादी हो गई, शादी हो गई जब, तो क्या समस्या खड़ी हुई, काम का द्वंद्व, आकर्षण नारी के प्रति। ऐसा मिलता है गोसाई चरित्र में भी मिलता है कि ये जो नदी उफनती हुई नदी पार करके चले जाते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, सांप पकड़ के आंगन में चले जाते हैं। ये भले जनश्रुति हो, ये बात मिलती है, जनश्रुति हो, लेकिन ये नकारी नहीं जा सकती। तो ये काम है कि नहीं है। अच्छा समझदार व्यक्ति भी, सामाजिक आम इंसान जो राम की पूजा छोड़ दीजिए, जो ईश्वर की उपासना करता हो, पंडित रहा हो, जो काशी जाके पूजा करता हो, नॉर्मल जो सामान्य व्यक्ति, वो भी इस तरह के उफनती नदी में पत्नी के प्रेम में नहीं जाएगा कि अस्ति चर्मम देहसम, पत्नी को कहना पड़े कि अस्ति चर्मम देहसम तामे ऐसी प्रीत होती न जो श्री राम में, तो होती न तो भवभीत। मतलब इनकी आपकी बैतरणी पार हो जाती, वहीं इनको बात खटकती है। यहां के बाद इनके जीवन में फिर राम आ जाते हैं, राम काम राम, ये ऐसा द्वंद्व रहा इनके जीवन में काम और राम को लेके। बड़े, अगर शायद शादी नहीं होती तो हो सकता राम ही रहते, शादी हो गई, इनको अलग आनंद मिला, तो राम काम का द्वंद्व बना रहा। आगे हम देखते हैं जो है क्या, इनके 3 स्थान हो गए। इनके प्रथम भाग ऐतिहासिक रहा, द्वितीय भाग अर्ध ऐतिहासिक रहा। हाँ, ये बिल्कुल लाल वाली पेन से अंडरलाइन करके लिखिए कि इनमें जो क्या था, काम व राम का द्वंद्व, ये पूछा जा चुका है। ऐसे मत ये वाक्य, ये सुपर मोस्ट है हमारी तरफ से, कभी भी पूछा जा सकता है इसके संबंध में। ये सार है, 2 शब्द काम और राम का द्वंद्व क्या है, इस उपन्यास का सार है, जो तुलसी के व्यक्तित्व को समझा देता है कि काम और राम कैसे द्वंद्व में फंसे थे। तो ये हो गई बात। अब हम इसके बारे में देखेंगे पात्र, स्क्रीनशॉट कीजिए, और हम उसके बाद देखेंगे पात्र, ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए। तो अब हम देखते हैं पात्र। देखो, एक बात इसमें बहुत विशेष है कि ये कि इनके बेटे का नाम भी इसमें मिलेगा, तारापति। और एक बात, राज की बात बताएं आप लोगों को, इनकी प्रेमिका भी एक थी, मोहिनी गायिका थी, उस पर ये प्रेमिका नहीं कह सकते, आसक्ति कह सकते हैं, प्रेम में ये आसक्ति हुई थी। जब ये क्या कहते हैं, वो आंधी तूफान वाली अवस्था होती है 18-20 वाली, तो उसमें इनको एक मोहिनी गायिका रहती है, जिस दरबार में जाया करते थे, वहां पर ये कथा वथा सुनाने, और फिर वहीं पे जो है इनको एक गायिका से आकर्षण होता है, बाद में धीरे छूट जाता है, खुद संभल जाते हैं, तो उसका नाम मोहिनी रहता है, कह भी सकते हैं प्रेमिका। और आगे हम पात्र देखते हैं। तो मोहिनी की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, केवल हम जो है मुख्य पात्र ही देखेंगे। लेकिन ये बात ना इसी उपन्यास में मिलती है, मतलब मोहिनी वाली बात, इसलिए बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं पात्र में। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं राम बोला, ठीक है। राम बोला बचपन का नाम रहता है, आप जानते हैं, तुलसी का नाम है, ठीक है, तुलसी जी का नाम है। दूसरा, इनकी पत्नी ये पत्नी रहती है तुलसी की, ठीक है, ऐसे पत्नी लिख दे रहे हैं, बाकी तो आप बता ही दे रहे हैं। पत्नी है इनकी तुलसीदास की। राम बोला नायक ही हैं इस उपन्यास के, नायक कह सकते हैं या जो भी कहें। उसके बाद आत्माराम, आत्माराम दुबे, ठीक है, ये पिता हैं। और फिर इसके बाद हुलसी तो है ही हैं, आप जानते ही हैं, माँ है इनकी, हुलसी ने तुलसी जाया। तो और उसके बाद पार्वती है जो इनको पालती है, ठीक है, पार्वती। और अगले नंबर पे हम देख सकते हैं पार्वती के अतिरिक्त अरे बहुत सारे पात्र हैं इसमें, जैसे अम्मा है, ठीक है, और कौन सा है, नरिहर है,
नरिहर ऐसे मिलता है, ठीक है 7। तो ऐसे बहुत सारे पात्र हैं, जहाँ तक गिनाए कम है। लेकिन इसमें जैसे मोहिनी बाई भी लिख ही लीजिए, ना हो तो मोहिनी बाई हैं जिससे, ठीक है। आगे 8 हो गया, यहाँ लिखे 8। इनके भगत एक मित्र भी रहते हैं, मोहिनी बाई। मोहिनी बाई, इसी से आकर्षण रहता है इनका, प्रेम। उसके बाद राजा भगत, ठीक है, इनके मित्र भी रहते हैं। और पाठक जी रहते हैं। पाठक जी इनके ससुर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे गंगेश्वर एक रहते हैं। ऐसे बहुत पात्र हैं। टोडरमल भी हैं, ठीक है, टोडरमल भी हैं। वो हैं, क्या नाम उनका, बेनी माधव भी हैं। तो इस तरह से इनके पात्र हैं। बेनी माधव के मूल गोसाई चरित्र से इसमें काफ़ी लिया गया है मैटर, तो इसलिए ये हम देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कीजिए। और उसके बाद फिर हम अगला उपन्यास देखते हैं, तमस। एक छूट गया, यहाँ पे लिख लीजिए तारापति, नहीं तो ये पुत्र रहता है इनका, ठीक है, तुलसी का। एक अनोखी बात पता चली, वो भी छूट गई। तो तारापति जो है इनका, अब स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। तो ये नरहर गलत लिख गया है। जल्दी जल्दी में बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सोचना रहता है, बोलना रहता है और लिखना भी रहता है, तो तीनों काम में। तो आइए आगे हम देखते हैं अगला उपन्यास, तमस। तमस 1973 में आया और इसे 75 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। तमस का अर्थ जानते हैं? अंधकार, घोर अंधकार, उसको बोलते हैं हम तमस। तमस का अर्थ होता है अंधकार। और इस पे एक फिल्म भी बनी, गोविंद निहलानी ने इस पे धारावाहिक भी बनाया था, दूरदर्शन पे प्रदर्शित होता था पहले, और फिल्म भी बनी इस पे, उन्हीं ने बनाई। तो अब हम अगला उपन्यास देखने जा रहे हैं, कौन सा? तमस। तमस 1973 में आया, ठीक है। तमस 1973 में आया, बहुत ही सुपर मोस्ट उपन्यास है। और ये उपन्यास क्या, किसका लेखन है? लेखक किसके हैं? भीष्म साहनी, ठीक है, भीष्म साहनी। और इनका जन्म 1915 में रावलपिंडी में होता है। रावलपिंडी पाकिस्तान में है, ठीक है, रावलपिंडी। लेखक कौन है? भीष्म साहनी। 1915 में रावलपिंडी में जन्म होता है, 1973 में आया है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। ये 1975 में इसे साहित्य अकादमी मिला, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1975 में, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें, देखो इसमें पंजाब जिला, जो पंजाब प्रांत है ना, पंजाब, उसके एक क्या नाम है उसका, एक जिला है, जगह है नूरपुर। नूरपुर जिला ही है, तो पंजाब लिख ही लेते हैं। पंजाब के नूरपुर जिला के परिवेश पर लिखी गई है, ठीक है। परिवेश पर आधारित। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने वही संकलन किए हैं जो मैंने मतलब महत्वपूर्ण पाए हैं, क्योंकि अपने पास भी अनुभव है यूजीसी नेट परीक्षा का अच्छा खासा। तो 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ये पंजाब के नूरपुर जिला के परिवेश पर आधारित है, ठीक है। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण बात, कुल 5 दिनों की कथा, ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। आधारित है और इसमें कुल कितने दिन की कथा है? कुल 5 दिन की, ठीक है, कुल 5 दिन की कथा है। और उसी पे कितना बड़ा उपन्यास लिखा गया, भारी भरकम तमस है, कोई छोटा मोटा उपन्यास नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं
इसके जानते हैं इसमें एक और समस्या है, इसमें मुख्य पात्र कोई नहीं है। पात्र बहुत ज्यादा है लेकिन पात्र मुख्य कोई नहीं बन पाया। इसमें मुख्य पात्र क्या है? आतंक। इसमें एक और देख लीजिए, मुख्य पात्र क्या माना गया? इसमें आतंक माना गया मुख्य पात्र। और आपको पता है कि ये आतंक क्यों इसका पात्र है? जानते हैं क्यों? क्योंकि ये 1947 के जो विभाजन रहता है, देश विभाजन, उसी पर आधारित, देश विभाजन के पूर्व की घटना पर आधारित है। ठीक है, घटना पर आधारित है। अच्छा, घटना पर आधारित होने के कारण एक बात और पता चल गई, क्या? कि घटना प्रधान उपन्यास है। तो ये बात तुरंत लिखिए, क्या? घटना प्रधान उपन्यास है। अच्छा, ये बात हमारे, इसके लिए क्षमा कीजिएगा कि राइटिंग नहीं बैठ रही, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी में लिख रहे हैं। घटना प्रधान, घटना प्रधान क्या है? उपन्यास है। ये बात सुपर मोस्ट है। जैसे किस्सा गोई शैली में, फ्लैशबैक शैली में, इस तरह घटना प्रधान उपन्यास है। ठीक है, 1947 के पूर्व की जो घटना रहती है, ये घटना लिखा है साफ साफ, घटना। ठीक है, घटना पर आधारित है। अच्छा, इसमें क्या है कि चूंकि जब देश विभाजन हो रहा होता है तो उसके 5 दिन पहले देश विभाजन के समय की जो त्रासदी रहती है कि कौन कहां आ रहा है, जा रहा है, जो दंगे हैं, और इसमें दंगे का बहुत विशद वर्णन है। ठीक है, दंगे का वर्णन है और साथ में देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारी स्थितियों का भी वर्णन है। तो हमें यह देखने की जरूरत है, इसमें यह घटना प्रधान उपन्यास है। आप खुद समझ लीजिए कि जो उस समय विभाजन के, जैसे अमृतसर आ गया जो उपन्यास है, जो कहानी हम पढ़े हैं या पढ़ेंगे आगे, उसमें भी इसी तरह की घटना मिलती है। उसमें भी जो दंगे होते हैं केवल विभाजन के समय की स्थिति रहती है। तो ऐसे विभाजन के समय वो दंगे होते थे, आप इतिहास अगर पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। तो उसी पर यह आधारित है और ये घटना प्रधान उपन्यास है। 1947 के जो विभाजन हो रहा था उसी के पहले की घटना है, 5 दिन की घटना है। पंजाब के नूपुर जिला के परिवेश पर आधारित है। 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लेखक भीष्म साहनी। 1915 में रावलपिंडी में जन्म हुआ। तमस 1973। कुल 5 दिन की कथा। अंडर स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम पात्र देखते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं, पात्र। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। तमस उस तत्कालीन घटना को बिल्कुल आंख खोल देने वाला कि ऐसा हुआ होगा। इस भले उपन्यास आपको काल्पनिक, लेकिन घटनाएं ना ऐसे ही परिदृश्य रहा उस समय, ये बात सच है। क्योंकि साहित्य जो है किसका दर्पण है? समाज का। भले वो पात्र जो है काल्पनिक होते हैं, लेकिन घटना जो जैसे घटी रहती है ना, वो लगभग सच होती है, जो समाज में घटा होता है। तो इसीलिए साहित्य को क्या कहा गया? समाज कहा गया, समाज का दर्पण। तो आइए अगला हम उपन्यास देखते हैं। उपन्यास देखने से पहले पात्र देखते हैं। और पात्र में, इसके पात्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जैसे नत्थू है, रिचर्ड है, लीजा है, ऐसे देख लेते हैं। जैसे नत्थू है, ठीक है, दूसरे नंबर पे रिचर्ड हैं, ठीक है, तीसरे नंबर पे लीजा हैं। लीजा रिचर्ड की पत्नी रहती है, ये रिचर्ड की पत्नी रहती है लीजा। ठीक है, उसके बाद हरनाम सिंह हैं, बंतो हैं, किशन सिंह हैं, हरनाम सिंह, बंतो हैं, और उसके बाद अगला है छठवा किशन सिंह। ठीक है, किशन सिंह हैं। उसके बाद बक्सी जी हैं, देवव्रत हैं, रणवीर हैं, बक्सी जी, रणवीर और देवव्रत, देवव्रत हैं। ठीक है, ओ बा लिख गया, वाह, देवव्रत हैं। और आगे फिर
9, 10 नंबर। निहंग सिंह इकबाल, तेज सिंह, हयात बख्श। तो निहंग सिंह और इकबाल, निहंग सिंह इकबाल। फिर अगले नंबर पे हम देख सकते हैं हयात बख्श, बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है ये, ठीक है। हयात बख्श क्यों है? इसलिए है कि ये पाकिस्तान परस्त रहता है, ठीक है, पाकिस्तान परस्त, ये पाकिस्तान परस्त नायक है। कौन? हयात बख्श। हयात बख्श पाकिस्तान परस्त नायक रहता है, ठीक है। और इसमें फिर मुराद अली रमजान, अगर 13 मुराद अली, ठीक है, रमजान इत्यादि पर्याप्त पात्र हैं ये, इन्हीं से आना होगा तो आ जाएगा। रमजान स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला उपन्यास, और अगला उपन्यास है राग दरबारी। स्क्रीनशॉट कीजिए। ये जो है इसमें जैसे बक्सी कुछ त्रुटियां ऐसे हो जाती हैं, ये जल्दी लिखने में, ठीक है, हो गया। तो अब हम अगला उपन्यास देख रहे हैं राग दरबारी। राग दरबारी एक व्यंग्य उपन्यास है जो आज के भ्रष्टाचारी व्यवस्था पे, कॉलेज के करप्शन पे, कॉलेज के यूनियन के करप्शन पे इत्यादि पे व्यंग्य है। ये मुख्यतः शिवपालगंज की कथा है, और शिवपालगंज लखनऊ के पास का एक क्षेत्र है। कहाँ है ये तो काल्पनिक है, लेकिन क्षेत्र वहीं का है। और 1968 में ये लिखा जाता है। श्रीलाल शुक्ल जी एक प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उनका इसके पास बड़ा अच्छा अनुभव भी रहा है, तो उसी को इन्होंने उकारा है। इन्हें एक पुरस्कार जो सबसे बड़ा होता है ज्ञानपीठ भी मिला। इसे 1969 में, आइए देखते हैं कौन सा उपन्यास हम देख रहे हैं, राग दरबारी, ठीक है। कब आया? 1968 में आया, ठीक है। कब आया? 1968 में। लेखक श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल एक प्रशासनिक अधिकारी थे, और इनका जन्म 1925 में हुआ, ठीक है, अतरौली में। तो 1925 जानिए बस। श्रीलाल शुक्ल का जन्म 1925 में होता है। ये राग दरबारी 1968 में लिखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि ये व्यंग्यपूर्ण उपन्यास है, इसके 35 भाग हैं, ठीक है। ये क्या है? व्यंग्य पूर्ण उपन्यास है। क्या है? व्यंग्यपूर्ण उपन्यास है। और इसके कितने भाग हैं? 35 भाग हैं इस उपन्यास में, ठीक है। और जो सुपर मोस्ट बात यह है कि इसे 1969 में साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। साहित्य अकादमी, ठीक है, पुरस्कार। सम्मान को क्या बोले? पुरस्कार जो है मिलता है, 1969 में मिलता है। इतना लाजवाब व्यंग्यपूर्ण उपन्यास हमें किसी भी समाज में बहुत कम देखने को मिलता है, जिनमें से एक है ये। मतलब ऐसा लगता है कि हरिशंकर परसाई जी की आत्मा घुस गई थी श्रीलाल जी में, इतना अच्छा व्यंग्य इसमें लिखा गया है, ठीक है। इसमें शिवपालगंज की कथा है। एक बात ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि क्षेत्र जगह पूछी जाती है। तो शिवपालगंज की पृष्ठभूमि पर है, शिवपालगंज की कथा है। ये शिवपालगंज कहाँ पड़ता है? ये उसमें लखनऊ के पास का क्षेत्र बताया गया है। तो शिवपालगंज की कथा है। इसमें एक वैद्य जी रहते हैं, तो उन्हीं के जो है बच्चों और उनके अपने प्रशासनिक बाहुबली शब्द का प्रयोग कीजिए, वैसी इसकी स्थिति रहती है। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना। फिर हम आगे देखते हैं। व्यंग्यपूर्ण शैली हो गई, आप देख ही रहे हैं। 1969 में साहित्य अकादमी हो गया, ठीक है। और स्क्रीनशॉट कीजिए।
शिवपालगंज क्षेत्र है, शिव और श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। अब आगे हम देखते हैं इसका पात्र। पात्र बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। वैद्य जी, इसके वैद्य जी जो है वही इसके कर्ता धर्ता है, मतलब वो खुद तो करप्ट हैं, अपने एक राजनीतिक रूप से उनकी पकड़ है। उसके बाद क्या है कि अच्छा, चाटुकार बहुत बड़े हैं अपना काम निकालने में। वैद्य जी इसमें बहुत चाटुकार, मतलबी, स्वार्थी, और अपने बेटे को एक पहलवान रहता है तो जहां बाहुबल की जरूरत पड़ती है, लड़ाई मार की, तो उसको भेज देते हैं, वो देखता है। तो इसके पात्र हम देखते हैं। पात्र में सबसे पहले वैद्य जी, ठीक है, वैद्य जी रहते हैं। वैद्य जी बाहर से बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन अंदर से भ्रष्ट रहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर से बद्री प्रसाद या बद्री पहलवान रहता है, ठीक है। और अगले नंबर पे बद्री प्रसाद जो है वैद्य जी का बड़ा बेटा है और ये जो है अखाड़ा चलाता है, तो ये पहलवान भी है। उसके बाद रुपन बाबू, ठीक है। रुपन बाबू क्या है, इनके बड़े बेटे हैं जो कॉलेज की यूनियन में क्या है, लीडर हैं। तो इन रुपन बाबू ये बड़े बेटे हैं इनके, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पे हम देख लेते हैं रुपन बाबू का प्रिंसिपल साहब, जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं, प्रिंसिपल साहब। और फिर अगले नंबर पे हम देख लेते हैं, किसको देखें, रंगनाथ को। रंगनाथ भी बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, यूजीसी में पूछा जा चुका है। अगला पात्र हम देख लेते हैं छोटे पहलवान, ठीक है, छोटे पहलवान। ये हो गए। एक पात्र इसमें है बेला। बेला जो है एकमात्र स्त्री पात्र है, ठीक है, एकमात्र स्त्री पात्र बेला है। ये हो गया राग दरबारी के बारे में महत्वपूर्ण उपन्यास की रूपरेखा हमने देखा। चूंकि जानते हैं एग्जाम की दृष्टि से फास्ट रिवीजन कराने के लिए बहुत बातें गहराई से नहीं जा सकते, ये उपन्यास कम से कम 2 घंटे में समझा जा सकता है, इससे कम समय नहीं लगेगा। तो स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये बद्री, आगे बाबू बद्री बाबू, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे हम देख लेते हैं। राग दरबारी 1968 में आया, व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखा है, 35 भाग हैं, 69 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आता है, शिवपालगंज की कथा है ना। तो इस तरह से इसके बारे में हम देखते हैं। और बेला एकमात्र स्त्री पात्र थी, ये अलग है इसलिए लिखना जरूरी है और पूछा जाएगा। फिर हम अगला उपन्यास देखेंगे, मैला आंचल। मैला आंचल 1954 में लिखा फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है। किसका आंचलिक उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का। ये बहुत प्रौढ़, वैसे तो बहुत सारी इससे पहले मानी जाती है, लेकिन सबसे प्रौढ़ आंचलिक उपन्यास यही है, ठीक है। इसमें एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी होती है नायक को लेके। कुछ लोग इसमें नायक जो है डॉक्टर प्रशांत को मानते हैं और कुछ लोग इसमें आंचल को ही नायक मानते हैं, क्योंकि उसमें सभी लोग लगभग प्रमुख रहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। मैला आंचल, मैला आंचल, ओहो, मैला आंचल, ठीक है। और मैला आंचल का समय 1954 है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? लेखक हैं रेणु जी, ठीक है, रेणु जी। और रेणु जी का जन्म कब होता है? 1921 में। कब जन्म हुआ? 1921 में। अच्छा, इसमें कथा कहाँ की है? इसमें कथा है पूर्णिया जिले के, बिहार में पड़ता है, पूर्णिया जिले के मेरीगंज एक बाजार रहती है, स्थान रहता है, कस्बा पूर्णिया जिले के मेरीगंज, ठीक है, मेरीगंज की कथा रहती। अच्छा, मेरीगंज जो है वो स्थान
मार्टिन एक रहते हैं, मार्टिन। तो मार्टिन की बीवी का नाम रहता है मेरी, तो उन्होंने इस जगह का नाम, जो मेरीगंज वास्तव में है, तो मेरीगंज नाम रखते हैं। ठीक है, मार्टिन की बीवी मेरी रहती है, उसी के देहांत हो जाता है तो उसी के याद में इसका नाम मेरीगंज रखते हैं। तो पूर्णिया जिले के मेरीगंज पर केंद्रित है या आधारित कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उपन्यास पूर्णिया जिले के मेरीगंज पर केंद्रित है और आंचलिक उपन्यास है। ये बात तो भूलना ही नहीं है। कौन सा? आंचलिक उपन्यास। सबसे प्रौढ़ आंचलिक, पहला प्रौढ़ आंचलिक उपन्यास यही माना जाता है। ठीक है, और इसके बारे में देखिए, क्या देखना है कि इसके 2 खंड हैं। इसके कितने खंड हैं? 2 खंड। ठीक है, प्रथम खंड जो है इसके 44 भाग हैं। कितने भाग हैं? 44। और जो द्वितीय खंड है, ठीक है, द्वितीय खंड के कितने भाग हैं? 23 भाग हैं। प्रथम खंड के 44 भाग, द्वितीय खंड के 23 भाग। ठीक है, कथानक मेरीगंज पर आधारित है, आंचलिक उपन्यास है और इसका जो वातावरण है ना, इसमें मेरीगंज में क्या है कि मेरीगंज में ऐसे समझ ही लीजिए कि मेरीगंज को संपूर्ण मतलब देश के वातावरण से जोड़ दिया गया है, यानी संपूर्ण देश के वातावरण पर मेरीगंज का जो घटना है वो आधारित है। ठीक है, और लोक संस्कृति का जीवंत रूप दिखाया गया है। ये बात नोट कर लीजिए, लोक संस्कृति का जीवंत रूप दिखाया गया है। ठीक है, लोक संस्कृति का जीवंत रूप दिखाया गया है। अब ये महत्वपूर्ण जो आंचलिक उपन्यास है, इसका महत्वपूर्ण आंचलिकता के लिए है, इसके पात्र को लेके है, क्योंकि इसमें ना जैसे विश्वनाथ जैसे पात्र रहते हैं जो बहुत ही अवसरवादी रहते हैं। ठीक है, तो आइए इसके पात्र देखते हैं, समय न बर्बाद करते हुए स्क्रीनशॉट कीजिए और हम अगला इसके पात्र देख लेते हैं। आंचलिक क्षेत्र का उपन्यास है। ठीक है, आइए, महिला आंचल के पात्र। पात्र इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक पात्र को लेके एक समस्या जो अक्सर की जाती है कि क्या इसमें नायक कौन है। कुछ लोग प्रशांत को मानते हैं, कुछ लोग नहीं, पूरी आंचल को मानते हैं। तो वैसे प्रायः ये ज्यादा सर मानने हैं कि पूरा आंचल ही जो है क्या है, पात्र है, मतलब मुख्य नायक है या मुख्य पात्र है। तो आंचल मुख्य पात्र है, तो हम सबसे पहले पात्र ही देख लेते हैं। और पात्र में जैसे कि सबसे पहले हम एक आदमी के बारे में लिख देते हैं जो विश्वनाथ प्रसाद है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद क्या है? एक तो तहसीलदार है, तहसीलदार है, अवसरवादी है, अवसरवादी है, ये बहुत बड़ा अवसरवादी है। ठीक है, अवसरवादी है और किसान की जमीन हड़पने में तो नंबर 1 है। ठीक है, अवसरवादी व किसान की जमीन हड़पने वाला। किसान की जमीन हड़पने वाला। ठीक है, ये विश्वनाथ, ये पात्र सबसे जो है खतरनाक पात्र इस उपन्यास का है। फिर अगले नंबर पे हम देख सकते हैं, अगले नंबर पे हम देखें डॉक्टर प्रशांत हो गए, डॉक्टर प्रशांत। ठीक है, उसके बाद फिर कौन हो गया? उसके बाद मान लीजिए ठाकुर राम किरण सिंह हो गए, ठाकुर राम किरण सिंह। ठीक है, ठाकुर राम किरण सिंह। उसके बाद अगले नंबर पे कमली हो गई,
कमली प्रेमिका रहती है डॉक्टर प्रशांत की और विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री है, विश्वनाथ की। ठीक है, कमली हो गई और बावन दास हो गए। देखो बावन दास ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये कांग्रेसी रहते हैं, बहुत बड़े कांग्रेसी रहते हैं। ठीक है, और एक हैं जो गांधीवादी भी हैं, कांग्रेसी हो गए। अब कांग्रेसी हो गए और एक जो है इसमें रहते हैं बलदेव सिंह। ये पूछा जा चुका है यूजीसी में इन दोनों के बारे में। बलदेव सिंह ये क्या रहते हैं? ये गांधीवादी रहते हैं। ठीक है, गांधीवादी। तो इसको सुपर मोस्ट में दोनों रख लीजिए, सुपर मोस्ट। ठीक है, ये चार पात्र सुपर मोस्ट, सुपर मोस्ट, सुपर मोस्ट। ये कमली, कमली विश्वनाथ की पुत्री है, प्रशांत की प्रेमिका है और इनके एक बच्चे को जन्म भी देती है। ठीक है, कमली। बलदेव, बलदेव सिंह बावन दास कांग्रेसी हैं और बलदेव सिंह क्या हैं? गांधीवादी हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी इनमें कई पात्र हैं। जैसे हो गए इधर, इधर हम देख लेते हैं तो इसमें कालीचरण एक पात्र हैं। ठीक है, कालीचरण एक पात्र हैं। उसके बाद अगले नंबर पे हम देख लेते हैं 8 नंबर पे। ठीक है, 8 नंबर पे हम देख लेते हैं जैसे एक पात्र हैं लक्ष्मी या लक्ष्मी रहती है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण पात्र पहले देख ले, ममता। ममता किसकी? डॉक्टर प्रशांत की मित्र है, डॉक्टर प्रशांत की मित्र ममता रहती है और कमली जो है प्रेमिका रहती है। उसके बाद हम अगले पात्र में देख लेते हैं 9 नंबर पे, वो देख लेते हैं लक्ष्मी को। ठीक है, लक्ष्मी को। ये और एक पात्र और देख लेते हैं, वो है खेलावन सिंह, खेलावन सिंह। और एक पात्र देख लेते हैं हम, बचा है जगह तो भंडारी को देख लेते हैं, 11 नंबर भंडारी। ठीक है, ये उपन्यास इतने ये पात्र हैं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद हम अगले नंबर पे देख रहे हैं उपन्यास जिंदगी नामा। देखो जिंदगी नामा भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और अभी इसके बारे में इसमें इतना जो है गहनता है ना, जो भी हम आपको एक कुछ मिनटों में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। हो गया होगा। तो अगला हम उपन्यास देखते हैं जिंदगी नामा। 1979 में आया और 1980 में से साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। कृष्णा सोबती का यह उपन्यास गुरु गोविंद सिंह के विचारों पर आधारित है। अच्छा, इनकी एक कहानी हम देखते हैं, सिलेबस में लगी है, उसका क्या नाम है? सिक्का बदल गया। और वो कहानी इनके नानी पर आधारित है। ठीक है, किसी न किसी पर इनका एक रचना आधारित ही रहती है, तो इनकी वो नानी पर आधारित है। उसमें भी शाह जी और साहनी जी पात्र रहते हैं। ठीक है, और ये किस पे आधारित है? ये है गुरु गोविंद सिंह के विचारों पर आधारित है। तो हम देखते हैं जिंदगी नामा। ठीक है, जिंदगी नामा और इसका समय है 1979। लेखक, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं, समय कम है। लेखक हैं, लेखिका हैं, सॉरी लेखिका कृष्णा सोबती। और कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में हुआ। कहाँ हुआ था? सोबती का जन्म 1925 में हुआ। ये हम आपको बता देते हैं कहाँ हुआ। इनका हुआ था गुजरात प्रांत, गुजरात एक जिला है पंजाब प्रांत में, कहाँ? पाकिस्तान में, वहीं पे हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, अब हम उपन्यास के बारे में महत्वपूर्ण बात देखते हैं। जैसे 1980 में इसे कौन सा सम्मान मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ठीक है, इस उपन्यास को क्या मिलता है? 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यह उपन्यास गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह
के विचारों पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? गुरु गोविंद सिंह के विचारों पर। सिक्का बदल गया, किस पर आधारित है? वो इनके नानी के पर आधारित है। ठीक है, अब एक बात, ये कौन से गांव का वर्णन हुआ है इसमें, तो ये पूछा भी जा चुका है कि इसका जो डेरा, कौन सा गांव? डेरा जट्टा, ये गांव है, का वर्णन है इसमें। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस उपन्यास में रामचंद्र तिवारी, लिख लीजिए, कहाँ लिखे, यहां लिख लीजिए कि इस उपन्यास में, अच्छी बात है इसलिए, इस उपन्यास में सब कुछ बेतरतीब एवं अनियंत्रित है। इस उपन्यास में सब कुछ, ये किसका कथन है? अगर आ गया तो क्या बताएंगे? इस उपन्यास में सब कुछ बेतरतीब, एक सेकेंड, इस उपन्यास में सब बेतरतीब व अनियंत्रित, ये किसका कथन है आपको पता है? ये रामचंद्र तिवारी का कथन है और सुपर मोस्ट है। ठीक है, देवराज उपाध्याय लिखते हैं इनके बारे में कि अगर आपको पंजाब की मिट्टी, संस्कृति, अगर कुछ भी पंजाब के संबंध में, एक बड़ा वाक्य है जिसके भाव में बता रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि देवराज उपाध्याय लिखते हैं कि अगर आपको पंजाब की मिट्टी, संस्कृति, सुगंध, भोजन, किसी भी बारे में जानना हो तो आप ये उपन्यास पढ़िए। मतलब ऐसा वर्णन किया गया है, मतलब पंजाब की संस्कृति के बारे में। तो देवराज की ये बात है, ये चूंकि थोड़ा अलग था, ये आप लोग जानते भी होंगे, तो इसलिए मैंने लिखा है कि ये उपन्यास में सब कुछ बेतरतीब और अनियंत्रित है। ठीक है, और इस उपन्यास में जो है मेन, हम आपको वर्ण विषय की चर्चा कर लेते हैं कि इस उपन्यास में मेन शाहों की हवेली है, जो किसानों को जमीन देते हैं, पहले कर्ज देते हैं, फिर कर्ज के बदले जमीन ले लेते हैं, और अपनी हवेली बनाते हैं, महल खड़ा करते हैं, अमीर होते हैं, और किसानों की जमीन को लेकर उन्हें बेजमीन कर देते हैं, बिना जमीन कर देते हैं, और उसके बाद उसी जमीन पर उनसे खेती करवाते हैं नौकर की तरह। तो ये सामंतवाद की तरह इसको दर्शाया गया है, और बहुत बढ़िया ये प्रस्तुति है कृष्णा सोबती जी की जिंदगी नामा, जो 1969 में आया। कृष्णा सोबती ने 1925 में इनका जन्म हुआ, 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, और यह उपन्यास गुरु गोविंद सिंह के विचारों पर आधारित डेरा जट्टा गांव का वर्णन है। इस उपन्यास में सब कुछ बेतरतीब एवं अनियंत्रित है। यह बात कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं रामचंद्र तिवारी। ठीक है, और हमने आपकी इसकी चर्चा कर ही ली है, स्क्रीनशॉट कीजिए। अगले हम इसके बाद इसके पात्र देखते हैं। ठीक है, ये पात्र यही देख लेते हैं, कोने पर ही छोड़िए। पात्र में जैसे इसमें शाह जी हैं। ठीक है, शाह जी हैं, उसके बाद कौन है? साहनी जी हैं, शाह जी हैं, शाह जी हैं, साहनी जी हैं, काशी शाह हैं, काशी शाह। ठीक है, और कौन है? काशी शाह के बाद सलामत अली, सलामत अली, और कौन है? ये इतना ऐसे ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, सलामत अली। उसके बाद कौन है? लाली शाह चाची महारी, लाली शाह चाची महारी। ठीक है, और चाची महारी नवाब खां और तारे शाह, नवाब खां और तारे शाह। तो ये महत्वपूर्ण पात्र हैं। कौन है? शाह जी, साहनी जी, काशी शाह, सलामत अली, लाली शाह, चाची महारी, नवाब खां और तारे शाह। आप तब तक इसके रिकॉर्ड कीजिए, एक बार रिवीजन हो जाए कि जिंदगी नामा 1979 में आया, कृष्णा सोबती ने लिखा। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में गुजरात जनपद पाकिस्तान में होता है। 1980 में ये जो है
साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पे पाती हैं। यह उपन्यास गुरु गोविंद सिंह के विचारों पर आधारित है। डेरा जट्टा गांव का वर्णन है। इस उपन्यास का सब कुछ बेतरतीब और अनियंत्रित है, यह रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। उसके अलावा देवराज उपाध्याय कहते हैं कि अगर पंजाब की संस्कृति के बारे में कुछ भी जानना हो, ये भाव बता रहे हैं, वो देवराज कहते हैं इस उपन्यास के बारे में। इस उपन्यास को पढ़ लीजिए। पात्र कौन से हैं? शाह जी हैं, साहनी जी हैं, काशी शाह हैं, सलामत अली हैं, लाली शाह हैं, चाची महरी हैं, नवाब खां हैं, तारे शाह हैं। और ये है उपन्यास इस तरह समाप्त होता है। वर्ण विषय की चर्चा हमने कर ही दी है कि इसमें वर्ण विषय क्या है कि ये शाह लोग जो है क्या करते हैं, किसानों से जमीन लेते, पहले कर्ज देके जमीन लेते हैं, फिर वो जमीन धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं, कर्ज बढ़ता जाता है, बाद में उन्हीं किसानों से उस पर खेती करवाते हैं। इस तरह का इसका वर्ण विषय है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। आगे हम अगला उपन्यास देते हैं, आपका बंटी। बहुत अच्छा उपन्यास है। इसको तो मैं आपको बहुत बात बता रहा हूं कि ये बच्चे जो आज के युग में ना कुंठित हो जाते हैं, और हर माँ बाप को ये उपन्यास ना बच्चों से ज्यादा माँ बाप को पढ़ने की जरूरत है। अगर आप बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो अपने सुख के लिए, वासनात्मक सुख के लिए, काम सुख के लिए आप अपने बच्चों को मत बर्बाद कीजिए। ये उपन्यास की वो धारणा है। और आपको एक बात बताएं, राज की बात, वो राज की बात ये है कि ये उपन्यास ना मन्नू भंडारी जी ने किस पर केंद्रित किया है? राजेंद्र बाबू पे। और राजेंद्र बाबू कौन थे? इनके पति थे। उन्हीं पर आधार, उनको मतलब क्या कहते हैं, उनको उन्हीं को इसमें मतलब क्या कहेंगे, मतलब आधारित किया है, उन्हीं को भेंट किया है कि इन्हीं पर आधारित है। इनके मतलब सप्रेम भेंट के तौर पे जैसे नहीं रहता उपन्यासों में या किसी रचना को हम देते हैं उस तरह। तो आइए देखते हैं। तो हम देख रहे हैं ये राजेंद्र बाबू यानी इनके पति पर समर्पित शब्द समर्पित किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका बंटी। आपका बंटी जब आप पढ़ेंगे ना तो ये लगेगा कि आपका बंटी के लिए है, बंटी के लिए है या शकुन के लिए है। शकुन इसकी मां रहती है, तो दोनों समझ नहीं पाते। वो अपने बेटे की लालच में, मतलब कि बेटा मेरा बर्बाद ना, वो अपनी शादी नहीं करती और बच्चे के साथ एक स्कूल में शिक्षिका रहती है तो वो पढ़ाती रहती है। लेकिन बाद में इसका बहुत बहुत बढ़िया कथन है और बहुत बड़ा मतलब कथानक है। आइए देखते हैं। ये 1972 में आया। ठीक है, कब आया? 1972 में आपका बंटी। देखो आपका और आपका बंटी। ठीक है, आपका बंटी कब आया? 1972 में। लेखिका कौन है? लेखिका है इसकी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। तो ये जान लीजिए ऐसे, मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। ठीक है, इनका 1931 में जन्म होता है। कहाँ होता है? 29 में राजेंद्र बाबू का जन्म होता है, यानी राजेंद्र यादव का। 31 में इनका होता है और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक स्थान है भानपुरा, वहीं पे होता है। तो अब इनके बारे में देखो, इसमें ना मैं कुछ बताने से पहले पात्र बता देता हूं, फिर वर्ण विषय बताऊंगा। सबसे पहले आप पात्र ही देखिए। हर उपन्यास की अलग प्रस्तुति होती है। तो पात्र में ना बंटी है। बंटी कौन है? एक प्रकार से इसे केंद्रीय पात्र कहिए। इसी के इर्द गिर्द कहानी ऐसे चलेगी। इसके माँ बाप जो विखंड, फिर विवाह विच्छेद के बाद अलग अलग दोनों शादी करते हैं। तो बंटी एक पात्र है। उसके बाद शकुन। शकुन शकुन कौन है? बंटी की माँ है। शकुन बंटी की माँ। समय ज्यादा लग रहा है, हम वीडियो को बहुत शार्ट में बनाना चाहते हो, ज्यादा कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, अजय। अजय कौन है? बंटी का पिता। ठीक है, अजय कौन है? बंटी का पिता है। ठीक है, फूफी कौन है? नौकरानी है। नौकरानी किसकी है? शकुन की। फूफी कौन है? नौकरानी। ठीक है, नौकरानी हो गई कौन? फूफी। ये भी बहुत समझाती है शकुन को और बच्चे का, बंटी का बहुत ध्यान रखती है। ठीक है, उसके बाद टीटू हो गया। टीटू क्या है? इसका दोस्त रहता है। किसका दोस्त? बंटी का। वकील चाचा हो गए, वकील चाचा। ठीक है, वकील चाचा हो गए। और मीरा। मीरा जो है दूसरी पत्नी है किसकी?
इनकी अजय की दूसरी पत्नी है, और अजय की लिख ही लीजिए, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। अजय की दूसरी पत्नी, ठीक है, दूसरी पत्नी, अजय की दूसरी पत्नी रहती है मीरा। उसके बाद एक डॉक्टर जोशी, शकुन जो दूसरी शादी करती हैं तो किससे करती हैं? डॉक्टर जोशी से। और एक चीज, डॉक्टर जोशी के जो बच्चे रहते हैं उसका शकुन बहुत अच्छे से ध्यान रख पाती हैं, लेकिन अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती शादी के बाद। तो कहानी बन विषय देखिए, बंटी लड़का रहता है, अजय इनके पिता हैं। अजय क्या होता है कि मीरा के प्रेम में पड़ के शकुन से वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, विवाह विच्छेद कर लेते हैं। शकुन बच्चे के लिए बहुत दुखी रहती, परेशान रहती है। फिर एक बार क्या होता है कि इसका एक डॉक्टर रहते हैं जो आना जाना लगा रहता है, फैमिली डॉक्टर रहते हैं, उनसे उनकी भी पत्नी एक्सपायर हो जाती है, तो उनसे अफेयर चलने लगता है। किससे? डॉक्टर जोशी से। फिर बाद में डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे रहते हैं जिसे बंटी नहीं पसंद करता, लेकिन बंटी क्या करता है कि जो है फिर बच्चे, लेकिन शकुन नहीं मानती, मना करता है बंटी, फिर भी वो शादी कर लेती है। बाद में वो छोड़ के बंटी चला जाता है पिता के पास, फिर वहां भी नहीं रुक पाता। इस तरह से कहानी है। जो बच्चे को और बंटी क्या होता है अंत में बहुत कुंठित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा माँ बाप को बहुत सोच के निर्णय लेना चाहिए, या तो बच्चे पैदा मत कीजिए, और कीजिए तो सोच समझ के निर्णय लीजिए। वकील चाचा ये एक कहानी पात्र हैं। इसके बारे में ये सबसे बड़ी बात जो मैंने नहीं बताई, ये सबसे पहले धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुई, ठीक है। सबसे पहले धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई, ठीक है। धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित। और किसको समर्पित है? राजेंद्र बाबू को समर्पित। लिख ही लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राजेंद्र बाबू को समर्पित, ठीक है। इसकी वर्ण विषय बता दिए। पात्र ये है, इसमें ये शकुन की माँ रहती है, और बंटी शकुन की माँ, बंटी जो है शकुन का बच्चा है, यानी बंटी की माँ है शकुन। मीरा क्या है? सौतेली माँ है। ये कौन सा है? सौतेला बाप है, डॉक्टर जोशी। तो ये मुख्य 3 पात्र हैं। अजय इसका पिता ही है, ठीक है। ये हो गया, ये बहुत बढ़िया मतलब है पात्र। और एक बात तो जो सबसे बड़ी बात ये है कि बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है ये, बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण ये उपन्यास है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण है ये उपन्यास। यथार्थवादी चित्रण है, ये आपको देखना भी मिलता है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए। क्या? यथार्थवादी चित्रण। क्यों? क्योंकि ऐसा समाज में घट रहा है, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं कि माँ बाप को बहुत सोच के, ऐसे में कई घटनाएं जानता हूं। तो समाजवादी, और अच्छा इसकी उम्र क्या रहती है? 9 वर्ष, ठीक है। 9 वर्ष इसका समय रहता है, बंटी का अवस्था रहती है, ठीक है। बस यही इतना जानना था। क्या जानना था? आप स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं रिवीजन करता हूं। और इसमें जो है धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में आपका बंटी 1972 में प्रकाशित होता है। बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है, लेख का मन्नू भंडारी है, और 1931 में इनका जन्म होता है, ठीक है। और इसके बाद यथार्थवादी चित्रण है, राजेंद्र बाबू को समर्पित है। पात्र बंटी, 9 वर्ष इसकी अवस्था है। शकुन बंटी की मां। शकुन कौन है? बंटी की मां। और बंटी की मां फूफी नौकरानी है। टीटू इसका मित्र है, वकील चाचा, मीरा और डॉक्टर जोशी। ये हो गए महत्वपूर्ण पात्र, ठीक है। अब हम इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। अब हम आगे अगला देखते हैं उपन्यास धरती धन्ना अपना। ये अंतिम उपन्यास है, और ये एक प्रकार से मैंने मैराथन क्लास बनाने की कोशिश की कि एक में संपूर्ण इकाई प्रकाशित हो, मतलब लॉन्च हो, ठीक है।
ये तो गीला है कपड़ा। अगला उपन्यास हम दे रहे हैं धरती धन अपना। ये भी ना 1972 में आया और ये दलित उपन्यास में ना बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है दलित उपन्यास का। इसमें जो काली पात्र रहता है उसके माध्यम से जो गांव के उच्च वर्ग के लोग रहते हैं वो अपने बराबर खड़ा नहीं देखना चाहते और अपने बराबर खड़ा होना नहीं देखना चाहते। तो ये उपन्यास दलित उपन्यास 1972 में आया और किसका उपन्यास है क्या आप बता सकते हैं? जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र बहुत अच्छा इन्होंने उपन्यास लिखा है, दलित पे कई लिखा है। तो आओ हम उपन्यास देखते हैं धरती धन न अपना। धरती धन न अपना कब आया? 1972 में। ठीक है, कब आया? 1972 में। अच्छा, लेखक हैं इसके जगदीश चंद्र। कौन है लेखक? जगदीश चंद्र। बोलते भी रहेंगे तो हो सकता है याद भी हो जाए आसानी से। और आप ये वीडियो ना 1-2 बार देख लेंगे तो पक्का, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें से प्रश्न आना ही है, कोई बाहर से नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने उन चीजों को उठा लिया ना जो बारीक बारीक पूछ लेते हैं। तो अगर उपन्यास से बनेगा तो यहां से प्रश्न भिड़ेगा। जगदीश चंद्र, ठीक है, इनका जन्म 1930 में हुआ। कहां होता है? पंजाब के होशियारपुर में। ठीक है, 1930 में कहां जन्म होता है? पंजाब के होशियारपुर में। अब हम देखते हैं इसके बारे में एक ये महत्वपूर्ण बात ना कि ये पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलित जीवन की कहानी है। और वो दोआब क्षेत्र आपको पता है कहां है? घोड़ेवाह। तो ऐसा लिखिए कि यह पंजाब के दोआब क्षेत्र, पंजाब के दोआब क्षेत्र घोड़ेवाह की कथा, घोड़ेवाह की कथा। ये वो गांव है जहां सारे गांव की चर्चा हुई है इस उपन्यास में। और इसके पात्र जो है, तो ये पंजाब के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाह की कथा है। अच्छा, इसमें एक बात ये, कितने भाग हैं? इसमें 49 भाग हैं। ठीक है, इस उपन्यास में कितने भाग हैं? 49 भाग हैं। अच्छा, ये कथा क्या है? कथा है ये जो शुरू होती है कानपुर से 6 वर्ष बाद काली घोड़ेवाह कानपुर से 6 वर्ष बाद काली घोड़ेवाह आता है और यहीं से कथा का प्रारंभ होता है। ठीक है, 6 वर्ष बाद आता है। अब मैं इसकी थोड़ा सा पहले पात्र ही देख लीजिए, तब समझ में आएगी अच्छी चीजें। पात्र कौन कौन है इसमें? पात्र हैं काली नायक है और चमार जाति का है। ठीक है, नायक व चमार जाति का। चमार जात जानते होंगे आप, हमारे शूद्र वर्ण में आती है अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो, जो ठीक है चमार जाति का है। तो चमार जाति का है। अच्छा, काली ज्ञानो, दूसरी पात्र कौन है? ज्ञानो प्रेमिका है काली की। ठीक है, ज्ञानो किसकी प्रेमिका है? प्रेमिका किसकी प्रेमिका है? काली की। काली की क्या है? ये प्रेमिका है। और इसके बाद एक पात्र बहुत हैं, इसके बाद और 2 ये मुख्य पात्र हैं। उसके बाद और देखिए पात्र में, जैसे 2 हो गए, तीसरे पे जो है प्रतापी हो गए। ठीक है, प्रतापी क्या है ना, काली की जो है चाची है। जस्सो, अगर चौथे नंबर पे देखें जस्सो, तो जस्सो क्या है? जस्सो ये माँ रहती है। ठीक है, ज्ञानों की। उसके बाद कौन हो गए? महंगू हो गए। ठीक है, महंगू नहीं, मगू हो गए, नत्थू हो गए। ठीक है, नत्थू हो गए। तो ये सारे पात्र हैं। ठीक है,
तो नत्थू हो गए। और 3 पात्र हम देख सकते हैं, जैसे ठकरी, बसंता, निहाली 6। अन्य में ऐसे देखिए ठकरी भी हैं, ठीक है, बसंता भी हैं, निहाली भी हैं, ये सब पात्र हैं इसके। तो मेन जो पात्र है इसमें कथा क्या है मैं बताता हूं। काली 6 वर्ष बाद कानपुर से बहुत सारा पैसा कमा के गांव में आता है। गांव में जो चमार जाति उसका मोहल्ला गांव के दक्षिण में है। अब ये आता है और देखता है गांव में सभी लोगों का घर बिल्कुल पक्का बना हुआ है। ये भी बनवाना चाहता है क्योंकि पैसा कमा के आया है, नहीं बनवा पाता। कैसे? गांव के जो अमीर लोग हैं, जो अन्य क्षत्रिय और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, किसी को कैसे टारगेट करें, मतलब जो भी इससे उच्च वर्ग के लोग हैं, वो सारे लोग इसको घर बनाने नहीं देते, कहीं फंसा देते हैं, इधर उधर। अंत में ये घर नहीं बना पाता और इसका सारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है। तो चमार जात की जो मतलब या निम्न जात की जो विसंगता है, जो उसके साथ होता है या होता था वहां, वो दिखाया गया है यहाँ, ठीक है। ये 1972 में आया और ऐसा उस क्षेत्र में जरूर होता रहा होगा, तभी ऐसा लिखा गया। हमारे यहाँ खैर ऐसा नहीं था, तो ये जरूर इस तरह की घटना होगी। तो ये उपन्यास है, ये वर्ण व्यवस्था है और 49 भाग है इसमें। धरती धन्य अपना 1972 में आया। लेखक जगदीश चंद्र हैं, 1930 में इनका जन्म हुआ। पंजाब के द्वार क्षेत्र घोड़ेवाह की कथा है। घोड़ेवाह बिल्कुल पूछा जा सकता है, सुपर मोस्ट है। कानपुर से 6 वर्ष बाद काली घोड़ेवाह आता है, यहीं से कहानी प्रारंभ होती है और समाप्त होती है उसके मरने पर। ये अंत में परेशान होके लोग जो है इसको मरवा देते हैं, ठीक है। और ये बस मुख्य कहानी ये बात है कि इसमें काली भी शायद मर जाती है। तो इसमें मतलब काली ज्ञानों के आसपास की कथा इसे घूमती रहती है। ठीक से याद नहीं हो रहा है, वो मुझे जो उपन्यास मैंने पढ़ा था अंत का, तो ये बनवा नहीं पाता वो घर। अंत में क्या होता है कि काली ज्ञानों की कथा यहीं घूमती रहती है। तो ये उपन्यास फिलहाल इतना ही, यहीं पर ये हम उपन्यास के 13 उपन्यास देख चुके हैं और अब हम आगे कहानी का एक पूरा इसी तरह पूरा वीडियो एक साथ सारी समरी लेकर उपस्थित होंगे, बहुत फास्ट रिवीजन के साथ। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।